हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, लाजवाब। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक रहेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। ऑब्वियसली हम आज की क्लास में अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कंटेंट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद स्कोप ऑफ इनकम पर जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और इसको हम क्यों पढ़ने वाले हैं। और इनकम टैक्स के सिलेबस में, इनकम टैक्स के कंटेंट में अभी काफी मेजर टॉपिक्स हमारा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये सब हमने स्टार्ट नहीं करा है और उससे पहले हमें इस टॉपिक को करने की जरूरत है। उसके पीछे रीजन क्या है उसको हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस? हमें सबसे पहले यह जानना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। तो अगर हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देखें, ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स के दो बिजनेस चलते हैं, एक इंडिया में और एक यूएस में। ओके, इंडिया वाले बिजनेस से उन्होंने 15 लाख की इनकम जनरेट करी और यूएस वाले बिजनेस से उन्होंने, फॉर सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि 25 लाख की इनकम जनरेट करी। ओके, दो अलग अलग बिजनेस और दो अलग अलग इनकम सोर्स उनके नजर आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर हम देखें कि मिस्टर एक्स ने टोटल कितनी इनकम जनरेट करी है, सो दैट इज 40 लाख। ये अमाउंट हमारे सामने क्या है? 40 लाख है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में हम ऑब्वियसली टैक्स बढ़ रहे हैं फ्रॉम द इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर एक्स, उनकी इनकम 40 लाख। ओके, इन्होंने इंडिया वाले बिजनेस से, यूएस वाले इनकम से 15 और 25 जनरेट करा। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि मिस्टर एक्स जब इंडिया में टैक्स पे करेंगे, उनको टैक्स पे करना होगा, तो वो किस अमाउंट पर पे करेंगे? वो ओवरऑल अमाउंट 40 लाख पर पे करेंगे, या 15 लाख पर पे करेंगे, या 25 लाख पर ही पे करेंगे, या दोनों में से किसी पे नहीं करेंगे? अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग सिचुएशंस जो हैं वो हमारे सामने अराइज हो सकती हैं। ओके, इन शॉर्ट अगर अभी इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझे तो मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि क्योंकि मिस्टर एक्स ने ये 15 लाख की इनकम इंडिया से अराइज करी है, इंडियन इनकम है, तो ये तो इंडिया में टैक्स लगा देंगे, इसको तो हम इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे। बट द थिंग इज कि ये जो 25 लाख का अमाउंट है, भले ही ये यूएस की इनकम है, लेकिन ये टैक्सेबल हो सकती है इंडिया में, जो डिपेंड करेगा ऑन व्हाट? आरएस, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। अगर मिस्टर एक्स इंडिया के रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन को प्रूफ कर जाते हैं तो उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इंडिया की रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन से बच जाते हैं तो उनको इस 25 लाख पर इंडिया में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को कंक्लूड करूं तो रेजिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा कंसेप्ट है जो जरूरी है एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर असेसी के लिए पता लगाने के लिए कि उसकी जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो जैसा वर्ड हमें कह रहा है रेजिडेंट मतलब यहां पर रहने वाले, वो यहां पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, मिस्टर एक्स इंडिया में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये स्टेटस हमें पता लगाना पड़ेगा और उसी के बिहाफ पर हम ये चीज बता पाएंगे कि मिस्टर एक्स की कितनी इनकम, कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। गॉट इट? तो यहां पर अगर हम देखें, हमें जो ये टॉपिक अपना डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट रेजिडेंशियल स्टेटस। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो कंटेंट है हमारा स्टार्टिंग में क्या कह रहा है? वेदर अ पर्टिकुलर इनकम shall be taxed or not,
ये वर्ड हमारे सामने है, शैल बी टैक्स्ड और नॉट, या तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप ऑफ इनकम। टाइप ऑफ इनकम हमारा स्कोप ऑफ इनकम में आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें फोकस करना है यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस पर। ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस एक्सप्लेन कनेक्शन ऑफ अ पर्सन, ऑफ द पर्सन with the country, and types of income explain the connection of income with the country. okay, यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली हमें यह बताएगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके लिए हम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इंडिया में रह रहा है या नहीं रह रहा है, या कितने दिन के लिए रह रहा है, यह चीज हमें पता लगानी पड़ेगी। एंड यस, जो टाइप्स ऑफ इनकम है उनका क्या कनेक्शन है वो हम स्कोप ऑफ इनकम में देखेंगे। ओके, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा सेक्शन 6 में आता है। हमने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में देखा था कि हमारे टोटल इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस हैं, और अभी तो ये शुरुआत ही है, तो स्टार्टिंग का कंटेंट है दैट इज व्हाट, सेक्शन 6। ओके, जबकि स्कोप ऑफ इनकम जो है वो सेक्शन 5 के अंदर आता है, वो सेक्शन 5 के अंदर आता है, बट ऑब्वियसली हम 6 पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। स्कोप ऑफ इनकम उसके बाद वो आसानी से समझ आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, व्हाट आर द कैटेगरीज, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज पहले और बता दूं कि हमने हमने पर्सन की डेफिनेशन में, हमने पर्सन की डेफिनेशन में क्या था सेक्शन, हमने लास्ट क्लास में देखा था सर पर्सन पी थोड़ा लेट आया था, सेक्शन 2 है तो डेफिनेशन तो होगी, तो 31 सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, और पर्सन में हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। हमारे पास इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, आपका कंपनी, और 7 अलग अलग तरह के पर्सन थे। ओके, तो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में उन सभी के बारे में बात करनी है कि कंपनी का स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल का स्टेटस हम कैसे निकालेंगे, रेजिडेंशियल, ओके, नॉट फेसबुक स्टेटस। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो वन बाय वन चलेंगे। आज की क्लास में होप सो हम इंडिविजुअल का कंटेंट पूरा का पूरा वाइंड अप करेंगे। जो रेजिडेंशियल स्टेटस था इंडिविजुअल का काफी इजी था अगर हम बात करें, लेकिन लास्ट एक अमेंडमेंट की आने की वजह से कुछ 2-3 टर्म्स हमारी और ऐड हो गई हैं, बट डोंट वरी, काफी आसानी से वो हमारा कवर होगा। गॉट इट? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कि टैक्स पेयर के जो सिचुएशन है, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। सो रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 6 अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल स्टेटस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फ्रॉम द इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई पर्सन, वो जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट है, मतलब इंडिया में रहता है, इंडिया में अपना समय बिताता है। कितना समय बिताता है, कितना टाइम रहता है, वो अभी चर्चा का विषय रहेगा थोड़ा आगे। सो 2 सिचुएशन आ सकती हैं कि कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है या हो सकता है आपका नॉन रेजिडेंट। तो ऑब्वियसली ये वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तो आपने डेफिनेटली बहुत बार सुना होगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को 2 पार्ट में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल, एक है रेजिडेंट जो इंडिया में रहता है, और एक जो इंडिया में नहीं रहता उसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट ये इंडिया में रहता है, ये हमारा अपना है, ये हमारी कंट्री का है। नॉन रेजिडेंट ये पराया है, ये हमारी कंट्री में नहीं रहता। ओके, अब रेजिडेंट के फर्दर 2 पार्ट्स हैं। रेजिडेंट कौन? जो हमारी कंट्री का, हमारा अपना है, हमारी कंट्री में रहता है, हमें बार बार इसको देखते हैं, दिखता है यहीं पे घूमते हुए इंडिया में, बिल्कुल, लेकिन कितनी बार दिखता है? ये यहीं पर ही रहता है या बाहर आता जाता रहता है या कुछ ही टाइम के लिए इंडिया में रहता है? ओके, दोनों केस हो सकते हैं ना। एक तो वो केस कि भाई ये तो अपना है ही है, कहीं जाता ही नहीं, ठीक है जी, दिख जाता है हमें आसपास ही रेगुलरली, और एक है कि भाई कभी कभी दिखता है, थोड़ा कम दिखता है। ओके, सो इसीलिए रेजिडेंट की सिचुएशन को, रेजिडेंट की कैटेगरी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक है आर
OR, R मतलब रेजिडेंट एंड OR मतलब यस ऑर्डिनरी, इट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कि भाई ये तो यहीं दिख जाता है, ये तो अपने ही देश का नागरिक है, आपको यहीं पे जब देखोगे यहीं मिलेगा। ओके, और दूसरा है आर रेजिडेंट NOR, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के भाई ये अक्सर हमें कम देखने को मिलता है, रेगुलरली हम इसको यहां पर नहीं देख पाते। ओके, दैट्स इट, क्लियर। और उसके बाद नॉन रेजिडेंट का फर्दर कोई पार्ट नहीं होता, इसको शॉर्ट में हम NR लिखा करेंगे, दैट इज व्हाट नॉन रेजिडेंट। ओके, तो हमने लोगों को, एसएससी को, पर्सन को उनके इंडिया में रहने या ना रहने के बिहाफ पर, वो इंडिया में रहते हैं नहीं रहते हैं, कितना समय बिताते हैं कितना समय नहीं बिताते हैं, इस चीज को देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले ये 2 और फिर इसके आगे चल के 3 पार्ट बन गए। सो वी हैव टोटल 3 कैटेगरीज, 3 तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस बताया जा सकता है। ये भाई साहब ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, इनको पूछा गया कि भाई आप कौन हो, वो कह सकते हैं कि मैं OR हूं। मैं कौन हूं? मैं OR हूं, मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, मैं इंडिया में ही अक्सर आपको दिख जाऊंगा, मैं इधर उधर जाता घूमता आपको नहीं मिलूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर ये जो है, या वो कह सकते हैं कि मैं NOR हूं, मैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, मैं आपको इंडिया में दिखूंगा लेकिन कभी कभी बाहर आता जाता रहता हूं, तो ठीक है मैं रहता हूं इंडिया में लेकिन मैं ज्यादा समय यहां पर नहीं बिताता। और एक कौन है? यस एग्जैक्टली, आपका थर्ड पॉइंट इज NR, एंड दैट इज व्हाट नॉन रेजिडेंट। भाई ये तो पराये लोग हैं, कभी कभार घूमने फिरने यहां पर आ जाते हैं, वरना बाहर ही रहते हैं। जो NRI बोलते हैं ना नॉर्मली, NRI दैट इज नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, तो वो यही है। ठीक है, वो यही है जो बहुत कम इंडिया में देखने को मिलते हैं। ओके जी, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये हमें निकालना कैसे, ये हमें फाइंड कैसे करना। अभी हमने बात तो करी वर्बली कि इंडिया में रहते हैं नहीं रहते हैं, बट ये हम निकालेंगे कैसे, हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ओके, आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले ये काफी आसान था, पहले जब हम इस टॉपिक को करा करते थे कि भाई स्टेटस क्या निकालना है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन में इन तीनों को चेक करते थे, हम इस झंझट में नहीं पड़ते थे पता लगाने के लिए, और स्पेशली कि रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, हम डायरेक्टली ये निकाल लेते थे, 1 2 3 पर पहुंच जाते थे। बट अभी के जो स्टेप रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी रिसेंटली हमारी अमेंडमेंट आई है रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर, और उसमें 1-2 डेफिनेशन ऐड ऑन करी गई हैं, तो उसकी वजह से एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। हमारा पहला फोकस रहेगा इसको निकालने के लिए। ठीक है, हमारा जो पहला फोकस रहेगा वो हम ये कैलकुलेट करने में निकालेंगे कि पहले ये पता लगाओ कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, पहला स्टेप। और फिर दूसरे स्टेप में हम इस वाली कैटेगरी पर आएंगे कि चलो पता लगाते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। गॉट इट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इंडिविजुअल, हमें HUF, हमें पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, इन सब के रेजिडेंशियल स्टेटस जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन शुरू होगी दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल क्योंकि सबसे पहला है ये सेक्शन 1 में, हम सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में इसकी जो चर्चा है हम शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा इंडिविजुअल ही है। ओके, चलिए समझते हैं क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक इसके पीछे। हमें लग रहा है कि एक फोटो नजर आ रही है यहाँ पे, आई डोंट ओ दिस फोटो, ये मेरी फोटो नहीं है भाई, मैंने खींची है, नेट से डाउनलोड करी है आप लोगों को बस समझाने के लिए। तो कहीं यूएस का स्कूल लग रहा है, बाइडेन जी दिख रहे हैं। ओके, चर्चा का विषय रहा होगा उस टाइम पे। खैर ओके, हमें टॉपिक क्या पढ़ना है ध्यान देंगे। देखो दोस्तों, जब एक स्कूल में क्लास लगती है, हम स्कूल में कॉलेजेस में गए हैं, जब क्लास लगती है तो ऑब्वियसली टीचर जब क्लास में एंटर करता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है कि वो बच्चों की अटेंडेंस लेता है, उनकी प्रेजेंट एब्सेंट जो है वो मार्क करता है। राइट, सबसे पहला काम ये होता है। और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है आगे उनका पढ़ाने वढ़ाने का चलते हैं। अब जैसा कि इस क्लास की हम बात कर रहे हैं, अब यहां पे अभी टीचर नहीं है। ओके, मान लीजिए टीचर जो है वो आपका एंटर हुआ। अब अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ये एक चेयर है,
आपको नजर आ रही है ऑब्वियसली। ओके, एक चेयर ये यहां पर है और एक ये यहां पर भी है, एक इधर भी, ये वाली भी थोड़ी सी खाली लग रही है। ओके, सो कहने का मतलब देर इज नॉट 100% अटेंडेंस इन द क्लास। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो मुझे 100% अटेंडेंस जो है वो नजर नहीं आ रही है। एक तो यहां पर ये बच्चा एब्सेंट है, ये आया नहीं है आज, एक यहां पर ये नहीं आया है, एक यहां पर ये नहीं आया है, एक यहां पर ये नहीं आया है। ओके, ये कुछ बच्चे हमें देखने को नहीं मिले, राइट। अब जब टीचर क्लास में एंटर करा, उसने क्लास में एंटर किया, तो जो आपका अध्यापक है वो क्या करता है, वो सबसे पहले आज की क्लास, आज टुडे की बात कर रहा हूं मैं, ओह सॉरी, टुडे की बात करता हूं मैं। आज की क्लास में जब आपके अध्यापक क्लास में आए और उन्होंने देखा ये सिचुएशन है, सो दे विल मार्क टू थिंग्स। वो दो चीजें जो हैं वो मार्क करते हैं। एक होता है कि कौन कौन आज क्लास में आया, कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन एब्सेंट है। ओके, फॉर द टुडे, गॉट इट। यही होता है ना, सबसे पहले टीचर ने क्या करा भाई, बच्चे देखे, अटेंडेंस ली, देखा कौन है, छोटी क्लास है ऐसी देख लिया, और जो आपके टीचर हैं ये नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं और कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। क्लियर, समझ आ गया। अब जो एब्सेंट हैं उन पर तो टीचर ने कलम फेर दी कि भाई ये तो आए नहीं आज, ये बुरे बच्चे से हो गए, ठीक है, ये बुरे बच्चे से हो गए, ठीक है, क्लियर। अब ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट बच्चे हैं, ये रेगुलरली आते हैं, ये रेगुलरली आते हैं या रेगुलरली नहीं आते हैं। भाई एक प्रेजेंट तो वो है ना जो डेली आ रहा है, 30 डेज मतलब 20 डेज इन अ मंथ, मान लो स्कूल चल रहा है तो 20 के 20 डेज, 18 डेज, 19 डेज आ रहे हैं, बहुत कम छुट्टियां करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो 5 दिन आ रहे हैं, 6 दिन आ रहे हैं, 10 दिन आ रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो दीज प्रेजेंट स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड into two parts। एक वो हैं जो रेगुलर हैं और एक वो हैं जो इररेगुलर हैं, राइट। एक वो हैं जो रेगुलर हैं और एक वो हैं जो इररेगुलर हैं। अब ये बच्चे रेगुलर हैं या इररेगुलर हैं, ये टीचर कैसे पता लगाएगा? ये टीचर कैसे पता लगाएगा? जब वो आज से पहले की जो पास्ट अटेंडेंस है वो चेक करेगा। समझे नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? भाई अगर हम बात करें, आज टीचर एंटर हुआ, उसने देखा बच्चे कुछ एब्सेंट है कुछ प्रेजेंट है, तो एब्सेंट वालों पे कलम फेर दी गई, ठीक है, इनको साइड करो। प्रेजेंट वालों की बात करते हैं पहले। ओके, अब प्रेजेंट वालों की अगर बात करो तो जो आपका टीचर है वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि यार ये बच्चे रेगुलर आते हैं नहीं आते हैं, ये हमें पता लगाना है। और ये पता कैसे चलेगा? उनकी पास्ट अटेंडेंस को देखकर, उनकी पास्ट अटेंडेंस को देखकर। ओके, यही ऐसे ही हो सकता है। एग्जैक्टली यही तरीका, एग्जैक्टली यही प्रोसेस जब हम एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करा जाता है। बस फर्क इतना है कि यहां पर टुडे का मतलब करंट ईयर हो जाएगा, टुडे का मतलब करंट ईयर हो जाएगा। क्लियर? पूरा साल हमारा, प्रीवियस ईयर जिसको हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन में करी। पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये पास्ट ईयर हो जाएंगे, ये पिछले कुछ दिन नहीं देखे जाएंगे, पास्ट ईयर की टोटल जो अटेंडेंस है इनकी वो चेक करी जाएगी, उसको देखा जाएगा। ओके, so it's all about residential status of an individual, it's all about present and absent, present and absent in a particular current year, in a particular previous year. okay, तो अगर एब्सेंट हो तो भाई चले जाओ, उसको हम क्या बोल देंगे? अगर आप एब्सेंट हो, अगर आप एब्सेंट हो तो हम आपको क्या बोल देंगे? हम आपको यस एग्जैक्टली बोल देंगे कि आप नॉन रेजिडेंट हो, निकलो यहां से। निकलो यहां से तो मतलब नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, बट योर स्टेटस इज कंफर्म्ड एज नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर आप प्रेजेंट हो, आप दिखे हो क्लास में, इस क्लास मतलब हमारा इंडिया, दिखे हो, ओके, तो दिखे हो तो ऑब्वियसली अब रेगुलरली आते हो क्या? रेगुलरली, हाँ जी, देखो जरा चेक करो। तो कैसे पता लगाएंगे? पास्ट ईयर का रिकॉर्ड चेक करके।
अगर पास्ट ईयर में आप यहीं पर ही हो, इंडिया में ही हो, तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। ओके, और ऑब्वियसली अगर आप यहां अक्सर नहीं दिखाई देते हो तो आपको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माफ कीजिएगा बोला जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज दैट, ये हमने एग्जांपल लिया किस तरीके से स्टेटस हमें फाइंड करना है। नाउ यहां पर कुछ कंडीशंस की बात हो रही है, वो कंडीशंस जो हमें बताएंगी, वो कंडीशंस जो हमें बताएंगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे डिटरमाइन होगा। लेकिन मैं एक झलक ना आपको क्वेश्चंस की भी दिखा देता हूं, जो क्वेश्चन हम आगे चल के करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन होगा रेजिडेंशियल स्टेटस का। ओके, जैसे मैंने बोला ना, हमें पता लगाना है कि इंडिया में है या नहीं है, कितने दिन इंडिया में रहा, तो डेज हमें मालूम होने चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चन आएगा, मिस्टर ए है कोई, ये उनका प्रीवियस ईयर हो गया, और हर पर्टिकुलर ईयर की पास्ट पिछली अटेंडेंस, ये करंट अटेंडेंस, ये पिछली अटेंडेंस हमें दी जाएंगी, नंबर ऑफ डेज दिए होंगे। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये ऐसा भी आ सकता है कि आपका कोई सिटीजन है, मिस्टर वाई है, वो इंडिया में इस डेट पर आए, इस डेट पर गए, तो नंबर ऑफ डेज हमें निकालने भी पड़ सकते हैं। सो दैट इज हाउ अ क्वेश्चन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस लुक्स। ठीक है, चलिए वापस आते हैं जो कंटेंट हमें करना है। ओके जी, कहां गया, ओहो, चलिए इधर आते हैं। कंडीशन पर थे हम, कंडीशन कहां है हमारी, आ जाइए, दैट्स इट। ओके, नाउ तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, डिस्कशन फॉर रेजिडेंट एज अ स्टेटस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, कि हम जैसा कि पॉइंट है हमारे कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है RS, वो किस में डिवाइड है, रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट में, राइट। और रेजिडेंट के भी फर्दर दो पार्ट हैं, एक है हमारा OR और एक है हमारा NOR, राइट। तो मैंने बताया था कि पहले हम इस वाले सेक्शन पर फोकस करेंगे। सो राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन रेजिडेंट ओनली, अभी हम सिर्फ रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दो कंडीशन हमें पढ़नी है रेजिडेंट के लिए, एक है 1A और एक है 1B। ठीक है, 1A और 1B, और इनको ना हम बेसिक कंडीशंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशन कहते हैं। बेसिक क्यों, क्योंकि बस हमें ये इतना ही बताती हैं कि हम रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। एडिशनल कंडीशंस पढ़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि OR है या NOR है। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द बेसिक कंडीशंस फॉर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ओनली। तो अभी डिस्कशन सिर्फ इतनी है। ओके, ये कैसे पता लगाया जाएगा, ये कैसे पता लगाया जाएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो ये जो ईयर है 21-22, ये है हमारा असेसमेंट ईयर, ये है हमारा असेसमेंट ईयर, और इसकी तरफ हम नहीं देखने वाले हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द असेसमेंट ईयर, उसके डेज की कैलकुलेशन नहीं है। क्यों, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए मेन कैलकुलेशंस की जाती हैं। ओके, तो ये जो ईयर है 2021 इज आर PY इज आर प्रीवियस ईयर, इट इज आर प्रेजेंट क्लास, आज की क्लास। और ये क्या होंगे, पिछले कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स, ये क्या होंगे, पास्ट रिकॉर्ड्स। ओके, आइए ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर असेसी जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं। मिस्टर एक्स का एग्जांपल लिया था ना, इंडिया और यूएस वाला, उनकी बात कर लेते हैं। अब हमें बताना है कि मिस्टर एक्स इंडिया के रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ओके, अगर मिस्टर एक्स 2021 में 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर, 182 डेज ऑलमोस्ट हाफ होता है 365 डेज का, मतलब आधा साल हो गया। अगर प्रीवियस ईयर 2021 में मिस्टर एक्स इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे होंगे, तो वो इंडिया का रेजिडेंट स्टेटस प्रूफ कर जाएंगे, मतलब वो इंडिया के रेजिडेंट कहे जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में अपने पूरे साल का आधा समय बिताता है,
आधा समय बिताता है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। इसीलिए आधा साल 182 डेज बोला गया है। गॉट इट? इसमें दो चीज याद रखनी है कि 182 डेज रेगुलर नहीं होना चाहिए। मिस्टर एक्स इंडिया में मतलब अप्रैल में आए और जुलाई में चले गए, ठीक है, चलता है, रेगुलर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। अप्रैल में आए, मई में चले गए फ्लाइट पकड़ के, जून में आए फिर अगस्त में चले गए, अक्टूबर में आए फिर फरवरी में चले गए, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूएशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर टुकड़ों में भी है तो हम सबको जोड़ेंगे और सीधा अगर वो 182 या उससे ज्यादा इंडिया में रहे तो वो क्रॉस कर जाएंगे, वो इंडिया के क्या बन जाएंगे? इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। ओके, नाउ अब इसमें सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यहां पर यह है कि एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है, एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया का जो व्यक्ति रेजिडेंट होगा, इंडिया का जो व्यक्ति रेजिडेंट होगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा और जो नॉन रेजिडेंट है उस पर कम लगेगा। इतना तो देखो हमें समझ है भाई। नॉन रेजिडेंट जो है उसका क्या मतलब, कोई बाहर रह रहा है उसका इंडिया से क्या मतलब है ना, वो इंडिया में टैक्स थोड़ी ना देगा। लेकिन रेजिडेंट होगा तो डेफिनेटली उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर? अब लोगों को टैक्स थोड़ी ना पे करना है, लोगों को तो टैक्स से बचना है, लोगों को तो टैक्स से बचना है। तो मिस्टर एक्स के आधा साल बहुत ज्यादा समय होता है, ठीक है, जो हाफ डे है आपका, हाफ ईयर है, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप आसानी से इंडिया में रह के अपना बिजनेस कंट्रोल कर सकते हो। तो मिस्टर एक्स इंडिया में आए, बिजनेस मेंटेन करे, देखा रहे यहां पे जो भी है, एंड यस 179 डेज 180 डेज इंडिया में बिताकर इंडिया से बाहर चले गए, ठीक है। तो 182 उन्होंने होने नहीं दिया, तो सीधी सी बात क्या निकल कर आई, वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे और टैक्स से बच जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये टेक्निक जानती है, उन्हें मालूम है कि लोग ऐसा करेंगे, लोग ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने 1B भी बना रखी है, 1B बना रखी है। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल यहां नहीं फंसा, अगर कोई इंडिविजुअल यहां नहीं फंसा, उसको 1B में फंसाओ, उसको 1B में फंसाओ। वो क्या कहती है कि अगर प्रीवियस ईयर में वो सिर्फ 60 डेज इंडिया में रह जाए, 60 डेज और मोर, तो 60 डेज इधर लाइक आपकी जो लाइन है वो है, प्लस इसके अलावा एंड अगर वो 365 डेज और मोर 4 इयर्स, पास्ट 4 इयर्स इंडिया में बिताता है, तो उसको हम 1B प्रूफ करा देंगे। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन प्रूफ हो जाए, गवर्नमेंट कह रही है इन दो में से किसी एक कंडीशन में फंसा लो, बात खत्म। जहां फंस जाएंगे वहां बात बन जाएगी, वो क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। पहली वाली है 182 डेज, बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कहती है ठीक है कोई नहीं, 1B लगाओ इनके ऊपर। 1B देखो क्या ये पिछले साल 60 डेज इंडिया में थे, एंड वर्ड है याद रखिएगा, एंड, और उसके पिछले 4 साल, ये 4 साल, ठीक है 15-16 में लिखा हुआ पर उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, उसके पिछले 4 साल अगर ये 365 डेज टोटल मिला के, टुकड़ों में भी कोई बात नहीं, इंडिया में रह जाते हैं, तो ये 1B प्रूफ कर जाएंगे और ये बन जाएंगे इंडिया के रेजिडेंट, ये बन जाएंगे इंडिया के रेजिडेंट। तो देखो बिल्कुल सिंपल हम यहां पे समझते हैं, हमें यहां पर इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाना है, गवर्नमेंट कर रही है। क्यों? जितने ज्यादा रेजिडेंट बनेंगे उतने ज्यादा हमारा टैक्स कलेक्शन होगा। तो पहले इन्होंने दी 182 6 महीने, बहुत ज्यादा समय होता है। अब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे आसपास के लोग जो इंडिया में रहते ही हैं वो तो ठीक है, वो तो प्रूफ कर ही जाएंगे, और कमाते हैं तो टैक्स भी देना पड़ेगा, ओके। लेकिन वो लोग जो बाहर आते जाते रहते हैं, बिजनेस बाहर भी है, इंडिया में भी जगह जगह है, काफी फैलाया हुआ बिजनेस है ना, अब उनका तो इंडिया से आना जाना बाहर लगा रहता है, तो वो तो इंडिया में आसानी से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं 6 महीने में, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 1B बनाई कि यहां नहीं फंस रहा अगर कोई, तो यहां फंसाओ ना उसको। वो क्या, सिर्फ 60 डेज प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज, ऑलमोस्ट 1/4 हो गया 4 साल का, 365 1 साल होता है। तो अगर वो यहां पर प्रूफ हो जाता है तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। गॉट इट? क्लियर? सो द यहां पे कंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी
पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, नॉट पर्सन, पर्सन नहीं बोलेंगे, पर्सन के अंदर तो बाकी सब आ गए, इंडिविजुअल अगर 1A और 1B, ठीक है, ये प्रूफ कर जाता है, ये प्रूफ कर जाता है कि हाँ, मतलब सेटिस्फाई कर गया 1A या 1B, प्रूफ कर जाता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिडेंट, उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिडेंट। और इन दोनों में से कुछ भी प्रूफ नहीं कर पा रहा, प्रूफ कर ही नहीं पा रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, बहुत ही कम दिन इंडिया में बिताता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन घूमने आए इंडिया में, बस बात खत्म, तो वो क्रॉस हो गया, उसको इमीडिएटली बोल दिया जाएगा नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी भाई, जैसे लास्ट ईयर उससे पहले साल डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है भाई, इंडिया घूमने आए, तो इंडिया घूमने आए अपना कितना 20 दिन 25 दिन के लिए, हर साल मान लो आते हैं घूमने, तो उनको थोड़ी ना फिर हम बोलेंगे रेजिडेंट है, टैक्स दो अपनी इनकम पे, यहाँ पे नहीं, वो नॉन रेजिडेंट है। कोई क्रिकेटर भाई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जैसे एरॉन फिंच, ठीक है, आपका जो रूट इंग्लैंड के आपके क्रिकेटर, वो इंडिया में आए, ठीक है, खेलने के लिए आते हैं, कभी कभी आईपीएल शाईपीएल खेल जाते हैं, ठीक है, अपना 40-50 दिन यहाँ पे रुके, ठीक है, यहाँ पे चले गए वापस, सो दे आर नॉट रेजिडेंट टू इंडिया, वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, 182 डेज तो बहुत दूर की बात, यहाँ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। गॉट इट, क्लियर? सो दैट इज द कंडीशन। ये कौन सी है कंडीशन है, 1A और 1B, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बेसिक कंडीशन कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमें इतना बताती हैं, ये सिर्फ हमें इतना बताती है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ओके जी, बिल्कुल क्लियर। यहां पे आइए अब इसको लॉ की भाषा में जो कहता है, जरा उसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा जरा देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें एक मसालेदार चीज अभी हमारे सामने आएगी आगे, लेकिन आई होप अभी तक जो हमने लिखा, अभी तक जो हमने डिस्कस करा, वो आपको क्लियर हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्या कह रही है, क्या कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस करा उसी को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज क्या, यस एग्जैक्टली हमारा रेजिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कितना है, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। और साथ ही वो ये कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इवन इफ, अगर आप यहां से बच गए, इवन इफ इसलिए लगाया गया कि यहां पर अगर बच रहे तो आपको यहां फंसाएंगे। इफ सच पर्सन वर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। ओके, but resident due to the reason they might stay in India was 365 days or more during the immediately preceding years. Okay, इसको यहां से हटा देते हैं, ये आपका यहां पर हट हो, इसको यहां से हटाइए। क्लियर भाई, समझ आ गया यहां पे कंटेंट हमारा? तो दोनों कंडीशन में इनको यहां पर फंसाने की बात करी गई है। अगर 182 डेज फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना जो 60 डेज और 365 डेज वाला फंडा है वो लगाएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां पर मैं आगे भी नहीं बढ़ाऊं, यहां पर मैं आगे भी नहीं बढ़ाऊं। अब यहां पर दोस्तों ये दो अलग से स्पेशल केस, ठीक है, आपके डाले गए हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई भी क्वेरी नहीं होना चाहिए। यहां पर अभी तक अपने आप को शांत करो, समझो, यहां तक अब हमें सब आता है, हमें क्लियर आता है। अब इसमें एक छोटा सा मैं ट्विस्ट आपको बता रहा हूं, जो अभी हमारा आया है ना, ये वाला तो पहले से ही था, एक पॉइंट और है, बट ट्विस्ट अभी, मतलब अभी हमें यहां पे पढ़ना है। वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट क्या है? देखो, हमने यहां पर 182 डेज वाली 1A कंडीशन बनाई, 1A कंडीशन बनाई, और 60 डेज 60 प्लस 365, इस तरह से लिख रहा हूं मैं, वाली 1B बनाई। ये दो कंडीशन बनाई हमने, राइट? और इसमें देखा जाए तो पहले मेन कंडीशन ये थी, और ये तो बस कौन सी वाली थी, फंसाने वाली थी। ये कौन सी थी, फंसाने वाली थी। क्लियर कि भाई यहाँ पे बच रहे तो सब बच जाएंगे यार, ठीक है, आप में भी घूमने चले जाएंगे, चलो कमाने लगाएंगे भाई, यहाँ कमाया और 6 महीने अपना नेपाल चले गए और पता नहीं किसी आसपास की कंट्री चले गए, अपना बच जाएंगे टैक्स से। ओके, इसलिए फिर ये वाली बनाई ताकि फंसाया जा सके। गॉट इट? लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें
ये वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी, ये वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी, सिर्फ 1A देखी जाएगी। 1A प्रूफ हो रही है तो ठीक है, नहीं तो खत्म, 1B नहीं देखना है। 1A किसी ने देखा कि जी 180 दिन निकल कर आए, ठीक है, मना, कलम फेर दो, ये नॉन रेजिडेंट है, बात खत्म, क्लियर। इसको जबरदस्ती हम जो इसवा में नहीं फंसाएंगे। तो वो सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके कुछ केसेस हैं, वो सिर्फ कुछ केसेस हैं। वो कुछ केसेस कौन से हैं? वो 3 केसेस हैं, वो 3 केसेस हैं। पहला याद रखेंगे, इंडियन सिटीजन एंड शिप, इंडियन सिटीजन एंड शिप, ये याद रखिएगा। ओके, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। लैंग्वेज तो नोट्स आप कहीं से पढ़ लोगे, बट लॉजिक समझिए। इंडियन सिटीजन एंड शिप याद रखना, मतलब इंडियन सिटीजन एंड इंडियन शिप। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन शिप पर एज अ क्रू मेंबर काम करता है, तो उसको 1B से रिलैक्सेशन दे रखा है कि भाई आप चिंता मत करो, आपके केस में हम आपको 1B में नहीं फंसाएंगे। अगर आप 182 डेज इंडिया में हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप 182 डेज हो तो हम आपको रेजिडेंट बोलेंगे, अगर उससे कम हो तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको इसमें फंसाया नहीं जाएगा। इसका रीजन ये है, बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, इंडियन सिटीजन इंडियन शिप। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मर्चेंट नेवी के हमारे जो लोग होते हैं, ठीक है, हमारे जो नेवी वाले हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे देश के जवान होते हैं। अब ऑब्वियसली वो एक बहुत लंबा समय अपना इंडियन शिप्स पर, इंडियन कार्गोस पर बिताते हैं, उनका भाई काम ऑब्वियसली यही है उनका। अब वो, अगर आपको ने सुना, अगर आपकी फैमिली में कोई हो जो इंडियन नेवी में हो या मर्चेंट नेवी में हो, उनकी छुट्टियां बहुत लंबी होती हैं, वो 2.5-3 महीने की छुट्टियां जो हैं एक साथ जो है लेकर आते हैं। और उसका रीजन भी यही है, रीजन उसका ये है कि वो इतना लंबा समय नहीं बिता सकता कोई समुद्र में, उनको स्किन प्रॉब्लम, काफी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, आपने ये उसके बारे में शायद सुना भी हो। तो उनकी छुट्टियां बहुत लंबी होती हैं, 2.5-3 महीने, 4 महीने तक की छुट्टियां लेकर वो एक साथ आते हैं, क्लियर। अब ये फिर गलत है कि वहां पर वो एक जॉब कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, लेकिन अगर वो ऐसे छुट्टी लेकर इंडिया में आ रहे हैं तो आप उनको फंसा रहे हो, सीधी सी बात है, एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के चक्कर में। तो उनके लिए ये आपका छोड़ दिया गया है। इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप है, उसको माफ कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो अगला केस है, सेम, अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस से इंडिया के बाहर जाता है और फिर ऑब्वियसली वापस इंडिया आ रहा है अपनी फैमिली से मिलने, अपने कुछ काम वाम देखने, तो उसके लिए भी 1B की माफी दी गई है, 1B की माफी दी गई है कि भाई ठीक है, आपके केस में भी हम 1B नहीं देखेंगे। इसका रीजन 2 हो सकते हैं, एक है आपका इमोशनल रीजन और एक है इकोनॉमिक रीजन। पहले इमोशनल रीजन बता देता हूं। यार वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, आप उसको इंडिया में जॉब नहीं दे पाए, वो बाहर जॉब करने गया है, अब वो वापस आता है 2-2.5 महीने की छुट्टी लेकर अपने फैमिली के साथ समय बिताने के लिए, आप उसको 1B में फंसा रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। एक तो ये रीजन है। दूसरा इकोनॉमिक रीजन क्या है, वो ये है कि यहां से अगर लोग इंडिया से बाहर अगर जॉब करने जा रहे हैं तो वहां से कमाकर वो फॉरेन करेंसी लाते हैं, वो फॉरेन रिजर्व लाते हैं। इंडिया में फॉरेन करेंसी का, फॉरेन रिजर्व का इनफ्लो होता है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। हमारा जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें ग्रोथ होती है, तो वो दे आर हेल्पिंग आवर इकोनॉमी इन सम सर्कमस्टांसेस, तो इसीलिए उन पर ये बर्डन ना डाला जाए, इसीलिए उनको 1B से अवॉइड कर दिया जाता है। तो उस केस में हम नहीं देखते, ओके। तो जैसा कि यहां पे बोला गया है, ये वाला केस के, इस केस में यहां पे 1B हम नहीं देखेंगे। इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज द मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप, ओके। तो अगर यहां पर आपका ये इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप पर एज अ क्रू मेंबर काम करता है, तो उस केस में 1B मत देखना, वो 60 डेज प्लस 365 डेज नहीं देखने हैं, ओके। एंड साथ ही और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया,
तो इनको प्लीज इससे माफ करिएगा। इतना देखो भाई, 6 महीने इंडिया में बिता रहा है तो ठीक है, 182 डेज और मोर बिता रहा तो ठीक है, तो आप रेजिडेंट बोलोगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए आ रहा है तो उसको मत फंसाइए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। ओके जी, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओह माफ कीजिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरा केस अगर हम यहां पे देखें, जो तीसरा केस है वो क्या है? तीसरा केस है अगर कोई PIO विजिट के लिए आता है इंडिया, PIO विजिट के लिए आता है इंडिया, तो उस केस में भी 1B को हम नहीं देखेंगे, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। सर ये PIO क्या है? PIO दोस्तों है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भाई यहां से, हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग यहां से आपके बाहर गए हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब वो एक तरह से वहीं के सिटीजन हो गए हैं, लेकिन कभी कभार मिलने जुलने किसी काम की वजह से वो इंडिया आ जाते हैं, तो एक तरह से टूरिज्म कह लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स वो इंडिया में करने आते हैं, तो उनको भी 1B से दूर रखा गया है। अब यहां पर बस ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कौन होते हैं? तो आइए मेरे साथ एक काम करिए, ऐसे उंगलियां मुट्ठियां बंद कर लीजिए और काउंट करिए, ठीक है? सेल्फ, कौन? सेल्फ, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है? कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। सेल्फ, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, 7 लोग हो गए। अगर किसी इंडिविजुअल के ये सभी 7 लोग, सभी नहीं मतलब कोई भी 7 लोग इन 7 में से, ठीक है, कोई भी एक लोग इन 7 में से, वो एक तो वो खुद ही है और बाकी उसके जो क्या नाम है जो 6 है उसके एंसेस्ट्रल्स हैं। अगर इनमें से कोई भी इंडिया में या अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था, ठीक है, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, ठीक है? मिस्टर एंड अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये 3 खल, ठीक है, जो ऑब्वियसली पार्टीशन से पहले थे। इसमें नेपाल, भूटान वगैरह ये सब मत जोड़ देना खामखा कि सारा इंडिया था, नहीं, 3 कौन से? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ओके, ये अगर इन 7 में से कोई भी यहां पर पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आपका यस एग्जैक्टली कौन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। गॉट इट? क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई मिस्टर, मान लीजिए कोई जॉन है, मिस्टर जॉन, ठीक है, वो बॉर्न हुए आपके यूके में, ठीक है? यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ये बॉर्न हुए। इनके जो पापा थे वो जर्मनी में पैदा हुए, वहीं पास में, यूके के पास में। ये बॉर्न हुए थे मिस्टर जॉन आपका 1985 में, इनके पापा बॉर्न हुए थे 1952 में, और मिस्टर जॉन के जो दादा थे, ग्रैंडफादर, वो बॉर्न हुए थे लाहौर में, लगदी लाहौर दियां, ठीक है, लगदे लाहौर दियां, ठीक है, दादा हैं तो लगदी नहीं हो सकता, 1925 में। सो यस, जो मिस्टर जॉन है वो PIO बोले जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोले जाएंगे, क्योंकि उनके दादा लाहौर में पैदा हुए 1925 में इट इज अनडिवाइडेड इंडिया, तो उनको यस एग्जैक्टली बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मिस्टर यादव, ठीक है जी, ये बॉर्न हुए कहां पे बॉर्न हुए? ये बाहर, यादव ये नहीं कि मतलब अपना ही हिंदुस्तानी अपने पूर्वांचल के हैं, नहीं, ये बाहर बसे हुए हैं। ये इनका जन्म NY में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है। कब हुआ? कि ये हुआ सर 1991 में। ओके जी, ठीक है, 1991 में।
इनके जो फादर हैं, इनके जो पापा हैं, वो बॉर्न हुए थे क्या नाम है, बोलो बोलो, कराची बोल देते हैं, कराची है ना, कराची पाकिस्तान में ही है भाई, कराची में ये बॉर्न हुए 1964 में, ठीक है, 1964 में। और यादव जी के जो दादा थे, दादा दादा, ये पैदा हुए थे यूके में, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, 1942 में। ओके, सो मिस्टर यादव इज नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। क्यों? देखो, दादा यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, ये खुद यूनाइटेड किंगडम का, न्यूयॉर्क का, ठीक है। जो पापा है वो कराची में हुए जरूर, लेकिन कब हुए? वो 1964 में हुए। 1964 में कराची यानी कि पाकिस्तान इज नॉट अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, अगर ये 1947 से पहले होता तो इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? तो अगर ये इंडिया में बॉर्न हुआ होते या अनडिवाइडेड इंडिया, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। ओके जी, क्लियर? सो हमारी यहां पर जो पिक्चर है वो काफी हद तक क्लियर, ठीक है, कि भाई हमने तो यहाँ पे केसेस पढ़े अपने कि भाई ये सिचुएशन है 182 डेज और आपका 360 प्लस 365 डेज। हम यहाँ पर इस सिचुएशन में तीन केसेस में इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट और पीओआई, इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये 182 डेज देखेंगे और ऑब्वियसली यहां पर इनको नहीं फंसाया जाएगा। ओके, यहां तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आओ जरा आगे बढ़ें और उस सेक्शन को देखें जिसकी वजह से इसमें अभी कुछ ना कुछ जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिला है। और ये पॉइंट है हमारा थर्ड वाला, ये पॉइंट है हमारा थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है? मैं पहले पढ़ रहा हूं, क्या कह रहा है? The period of 60 days is substituted by 182 days in case of an individual being Indian citizen। याद रखिएगा, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। और a person of Indian origin who being outside India, बाहर रहता था, come on a visit to India in the previous year, रहता बाहर है लेकिन आया है इंडिया रहने घूमने के लिए, जो भी है, having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year। देखो, इसको समझो ध्यान से, तसल्ली से। यहां पे एक ऐसे इंडियन सिटीजन पर फोकस डाला जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, आप इंडियन सिटीजन थे, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, यही वाले थे, आप इंडिया में आए, आप इंडिया में घूमने आए, लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड कर रही है 15 लाख से। ठीक है, वो इनकम कौन सी? वो फॉरेन इनकम नहीं है, बोला गया है अदर देन फॉरेन इनकम। अब अदर देन फॉरेन इनकम लिख दिया, इसका मतलब रिवर्स कर दो, ये टारगेट कर रहे हैं इंडियन इनकम को। ये टारगेट कर रहे हैं किसको? इंडियन इनकम को, जो आपने इंडिया के जरिए कमाई है वो 15 लाख से ज्यादा है। कहने का मतलब आप इंडिया आए घूमने के लिए, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट करने के लिए आते हो, और फिर भी आपने जितने भी दिन आप इंडिया में रहे, आपने फॉरेन सोर्सेस के अलावा 15 लाख रुपए की इनकम या उससे 15 लाख रुपए की इनकम जो है जनरेट कर ली, 15 लाख से ज्यादा का अमाउंट क्रिएट कर लिया इनकम के रूप में। तो दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस केस में बोला गया है कि हम आपके 60 डेज को 120 डेज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब 1 भी देखी जाएगी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, 1 भी देखी जाएगी। बस हम इतना तरस खा सकते हैं कि 60 डेज की जगह हम आपको 120 डेज का समय दे सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर?
है क्या? चलो और बारीकी में चलते हैं, चलो और बारीकी में चलते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से मैं आपको बता देता हूं। सारे के सारे केस एक साथ, सारे के सारे केस एक साथ। यस एग्जैक्टली, रेजिडेंट के लिए देखो, एक तो कंडीशन थी नॉर्मल, एक तो कंडीशन थी नॉर्मल। इस नॉर्मल में हमने 1A देखी, 1B देखी, ठीक है, 1A देखी, 1B देखी। इसमें देखे 182 डेज और इसमें देखे 60 प्लस 365 डेज। फंसाने वाला चक्कर, फंसाने वाला चक्कर। आगे आगे फिर आए तीन लोग, फिर आए तीन लोग। वो तीन लोग कौन से थे? वो तीन लोग कौन से थे कि जी वो एक तो इंडियन शिप और इंडियन सिटीजन वाले, इंडियन शिप इंडियन सिटीजन एट इंडियन शिप वाले, एक इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट वाले, और एक पीओआई जो कभी कभी, पीआईओ जो इंडिया में कभी कभी घूमने आते हैं। उनके लिए हमने सिर्फ 1A देखी, 1A देखी, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें 182 डेज देखा गया, और जो 1B है ना उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है छोड़ो यार, मैं यार अपने ही है यार, तो आते हैं घूमने घूमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनको छोड़ो, काम वाम से गए, माफ करो। लेकिन फिर आई तीसरी कैटेगरी। ये अमेंडमेंट है इस बार, किसी को ऐड करा गया है, इसको जोड़ा गया है। समझिए इसका कारण क्या है। ये हैं 15 लाख वाले, ये हैं 15 लाख वाले। ये 15 लाख वो नहीं है जो हमारे खातों में आने थे, ये हैं 15 लाख वाले। ये 15 लाख वाले कौन है? ये 15 लाख वाले कौन है? ये हमें, हमारे अपने, ये इंडियन सिटीजन ही है। ये पीआईओई है, ये इंडिया घूमने आए हैं, ये इंडिया घूमने आए हैं, ये इंडिया घूमने आए, घूमने घूमने आए हैं। अबे तुम इंडिया घूमने आए हो और फिर भी तुमने 15 लाख रुपए की इनकम, उससे ज्यादा की इनकम जनरेट कर ली, एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि तुम्हारे बाहर वाली इनकम हम जोड़ेंगे, तुमने तो इंडिया में, ये तरीका है देखो फंसाने का। यहां पे लिख तो दिया कि कहां गया, कहां गया, कहां गया, कि हाँ अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। पता कहने का मतलब ये भी लिख सकते थे ना डायरेक्टली कि भाई इंडियन सोर्सेस, बट नहीं, फॉरेन सोर्सेस को इग्नोर करते हैं। दैट्स नोन एज व्हाट, आपका एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, तो आपने इंडियन सोर्स में 15 लाख भी बना लिए इतने कम समय में, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो उस केस में दया ने बोला, नहीं जो एसीपी प्रद्युमन जो भी है उन्होंने बोला कि ऐसा है, इनके केस में 1A तो देखो देखी जाएगी, वो तो सभी के लिए देखी जाएगी, वो तो सभी के लिए देखी जाएगी। लेकिन जो 1B का फायदा हम दे रहे थे ना कुछ लोगों को, इंडियन सिटीजन है, पीओआई है, बाहर जॉब करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, छोड़ो इनके लिए 1B नहीं देखते, ऐसा नहीं है। यहां पर 1B भी इनकी देखी जाएगी, बशर्त हम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आपके डेज 120 और 365 कर सकते हैं। हम इतनी मदद आपकी कर सकते हैं कि ये जो नॉर्मली हम 60 डेज लिया करते थे, ये आपके केस में 120 दिन लिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो सिचुएशन हमारी यहां पर ये निकल कर आती है, कंडीशन हमारी यहां पर ये निकल कर आती है कि आप जब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट निकाल रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट द 3 केसेस ओनली। 3 केसेस देखो, अगर नॉर्मल है कुछ 15 लाख और ये वाला वाला कुछ इनकम नहीं है, तो दोनों केस चेक करना, प्रूफ कर जाए कोई भी एक तो रेजिडेंट, बात खत्म। अगर इंडियन सिटीजन एट इंडियन शिप आ गया और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वाला चक्कर आ गया और पीओआई इंडिया घूमने आया है, तो फिर सिर्फ 1A देखना। लेकिन वही इंडियन सिटीजन, वही पीआईओ अगर 15 लाख से ज्यादा कमा जाए, 15 लाख से कमा जाए ज्यादा, तो 1B की रिलैक्सेशन उसको नहीं मिलेगी। उस केस में 1B देखी जाएगी, बस यहां पर 60 डेज की जगह हम 120 डेज जो है उसको चेक करेंगे। तो आई होप ये कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा, जहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, अभी हमने डिस्कशन करा किसका, रेजिडेंट का, ठीक है, कि हम रेजिडेंट का पता कैसे लगाएं। गॉट इट, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पता लगाते हैं। रेजिडेंट तो हमने पता लगा लिया, रेजिडेंट तो हमने पता लगा लिया। अब रेजिडेंट से आगे तू यही है, यही मिलता है, तू ऑर्डिनरी है, तू नॉन ऑर्डिनरी है, तू है क्या, चलो पता लगाएं। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट है उनका तो चक्कर खत्म, दे आर नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर तू रेजिडेंट है भाई,
तो कौन से हो तुम, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चलो अब वो पता लगाते हैं। लेकिन उसके पता लगाने से पहले एक डेफिनेशन दी गई है, एक डेफिनेशन दी गई है, ये ऐड हुई है इस बार, ये ऐड हुई है इस बार, देखो ना 6.1 में भी पढ़ी हमने, बेसिक सिचुएशन पढ़ी ना 6.1 में, 6.1a एक पॉइंट और डाल दिया, एक पॉइंट और डाल दिया। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि हम कुछ बात कर रहे हैं, हम कुछ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये है कुछ डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट, डीम्ड इज लाइक कि मानना पड़ेगा, रेजिडेंट हम उसको मानेंगे, उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे। कब मान लेंगे, कब मान लेंगे, जरा ध्यान दो, जरा क्या कह रहा है ये भाई क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई इंडियन सिटीजन है, पहली चीज कोई इंडियन सिटीजन, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब वो इंडियन सोर्स आ गए, ठीक है। दैट इज इनकम विच इज एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाहर वाली इनकम को छोड़कर, बाहर वाली इनकम को छोड़कर, ये ब्रैकेट में भी छोड़ रहा हूं, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडिया से उस इनकम का कोई लेना देना नहीं है, उसको साइड करके, उसको साइड करके, मतलब कहीं ना कहीं ये इंडियन इनकम को टारगेट कर रहा है। एक्सीड 15 लाख, तो ये 15 लाख भी बोल रहा है, 15 लाख वाला टारगेट भी आ गया, 15 लाख से ज्यादा, ठीक है, 15 लाख को काउंट मत करना, 15 लाख से ज्यादा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडियन सिटीजन है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमाता है इंडियन सोर्स से, तो उसको हम इंडिया का रेजिडेंट ही मान लेंगे, इंडिया का रेजिडेंट ही मान लेंगे, अगर if he is not liable to pay tax in any other country or territory by the reason of his domicile या resident या कुछ भी, कहने का मतलब no tax in other countries, नो टैक्स इन अदर कंट्रीज। तीन चीजें याद रखेंगे, इंडियन सिटीजन 15 लाख और नो टैक्स इन अदर कंट्री, ये इमीडिएटली हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा डीआर बन जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। इसमें कुछ डेज भी कैलकुलेट नहीं कर रहे, कमाल की बात तो देखो आप, इसमें कुछ डेज भी कैलकुलेट नहीं करने हैं, बस सरकार ये कह रही है कि भाई तू कहीं और टैक्स नहीं दे रहा ना, कहीं पर भी तू कोई टैक्स नहीं दे रहा, किसी अदर कंट्री में टैक्सेबिलिटी नहीं है, काफी तेरा काफी फैला हुआ विस्तार है, काफी फैला हुआ व्यवसाय है, तो 15 दिन अपना थाईलैंड चला जाता है, ठीक है, 15 दिन तो दुबई चला जाता है, 15 दिन तो अफ्रीका में कहीं चला जाता है, तो घूम रहा है ना, कमा भी रहा है इंडियन सोर्स से 15 लाख से ज्यादा, और कहीं और तो टैक्स दे नहीं रहा। अबे तो हमें ही दे दे भाई, क्या दिक्कत है। तो इसलिए इसको रेजिडेंट बना दिया गया बिना किसी सिचुएशन, और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखा है, केसेस, यस डेफिनेटली। भाई देखो इंडिया में इनकम जनरेट, उन्होंने अपने सोर्सेस क्रिएट करे हुए, बिजनेस सेटअप करे हुए, कमा रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में, वहां कोई व्यापार नहीं है, घूम रहे हैं, रह रहे हैं, वटेवर जो भी है, बट इंडिया में अपना वो 60 डेज और 365 डेज होने नहीं दे रहे, बाहर से कंट्रोल कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो बोला गया एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब काम बाहर कर रहे हैं 15 दिन 20 दिन जो भी है, लेकिन सेटअप इंडिया से ही हो रहा था, उसको इंडियन इनकम मान लिया गया है। तो फंसाओ, रोको इनको, तो इनमें कोई डेज भी नहीं देखेंगे हम, इनको क्या बोल देंगे इमीडिएटली रेजिडेंट बोल देंगे, भाई यहीं पे यही माना जाएगा, आपको यही माना जाएगा। क्लियर जी, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने सिर्फ डीम्ड रेजिडेंट एक डेफिनेशन पढ़ ली, जब जबरदस्ती उसको रेजिडेंट बनाया गया है बिना डेज देखे। अब आगे इसका क्या रूप होगा, आगे क्या कंडीशन होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हमें पहचानना है डिस्कशन फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 6 तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, सेक्शन 6 तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो 6 और उसका सबसेक्शन 6, ठीक है। अभी इंडिविजुअल की चर्चा चल रही है, 1 में बेसिक थी, 6 में आपकी इन दोनों की आ गई।
आपका क्या नाम है, ऑर्डिनरी और नॉन। तो आइए देखिए अब इनको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिडेंट अगर हमें पता चल जाए तो उसके दो पार्ट हैं, एक है आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कैसे पता लगाएंगे, आइए ध्यान देंगे। ओके, नाउ गॉट इट। देखो ये ईयर हमारा आ गया आपका 21 22। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा है कि ये हमारा क्या है, ये असेसमेंट ईयर है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है, तो इसकी तो बात नहीं हो रही। ये प्रीवियस ईयर हो गया हमारा पीवाई, और इसके पिछले कुछ ईयर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। गॉट इट। 1A ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि ये 182 डेज की होती है। 1B 60/120 डेज प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज। ये इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, 60 डेज हम देखते हैं नॉर्मल केसेस में, और 122 वो 15 लाख वाला जो किस्सा था उसको लेकर बात हुई थी। अब वो क्लास याद करो भाई। टीचर को पता लगाना है कि जो बच्चा आज प्रेजेंट है वो रेगुलरली आता है या रेगुलरली नहीं आता है, तो उसके लिए उसको पिछली अटेंडेंस जो है, पास्ट अटेंडेंस जो है, उनको चेक करना पड़ेगा, उनका लेवल जो है पता करना पड़ेगा। तो आपकी 6 की जो कंडीशन है, यानी कि एडिशनल कंडीशन है, राइट, जो 2 और आपका 3 है, ये दोनों एडिशनल कंडीशंस हैं, ये दोनों एडिशनल कंडीशंस हैं। ये क्या कहते हैं, अगर राइट, अगर हमारे क्या नाम है जो इंडिविजुअल है, अगर सेकंड कंडीशन के अनुसार प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 इयर्स में 3 एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ था उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, पिछले 10 इयर्स में 2 आउट ऑफ 10 मतलब कम से कम 2 बार ही और शी इज रेजिडेंट टू इंडिया, राइट, क्लियर, समझेंगे बात को। देखो जैसे अभी पूरी की पूरी डिस्कशन हमने करी थी, उस डिस्कशन में हमने ये देखा, हमने जाना, हमने ये समझा कि भाई जो भी कुछ हम देख रहे थे, जो भी कुछ हम कंसिडर कर रहे थे, वो इसको बेस मानकर कर रहे थे, 2021 को बेस मानकर कर रहे थे, राइट। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हम 2021 का कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल पता लगाया जा रहा होगा, ठीक है, हर साल पता लगाया होगा, 19-20 में भी पता लगाया होगा, और 18-19 में भी, 15-16 में भी, 10-11 में भी, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस तो हर साल निकलेगा ना, रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर साल निकालना है। तो ये जो कंडीशन 2 है वो ये कह रही है कि अगर ये इंडिविजुअल, जैसे आपने इसका स्टेटस अभी निकाला 1A चेक करके या 1B चेक करके, ऐसे ये पिछले 10 सालों में भी चेक हुआ होगा, लास्ट 10 इयर्स में भी चेक हुआ होगा। तो अगर पिछले 10 इयर्स में इस इंडिविजुअल ने 1A कंडीशन या 1B कंडीशन, मतलब रेजिडेंट की कंडीशन, पिछले 10 साल में 2 बार भी, अगर 2 या 2 से ज्यादा है, 2 बार भी अगर प्रूफ करी होगी, सेटिस्फाई करी होगी, तो हम ये कहेंगे कि कंडीशन 2 प्रूफ हो गई, राइट, क्लियर। जैसे स्टेटस निकाला गया है उन 20-21 के लिए ऐसे ही स्टेटस पिछले हर साल में निकल रहा होगा, तो वो या तो रेजिडेंट बन रहा होगा या नॉन रेजिडेंट बन रहा होगा। तो अगर इंडिविजुअल आपके 10 में से 2 बार 2 साल में वो रेजिडेंट बना होगा, तो कंडीशन 2 प्रूफ कर जाएगी। क्लियर जी, यहां तक बात तय हो गई। आगे बढ़ते हैं। साथ ही थर्ड कंडीशन ये कहती है कि अगर इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 इयर्स में वो 730 डेज और मोर
पिछले 7 सालों में अगर इंडिया में रहा होगा, अगर इंडिया में रहा होगा, तो यस ऑब्वियसली वो कंडीशन 3 प्रूव्ड माना जाएगा। वो कंडीशन 3 हम ये मानेंगे कि उसने प्रूफ कर दी है, उसने प्रूफ कर दी है। गॉट इट, क्लियर। अब इसका एक नतीजा क्या निकल के आया, ये कंडीशन आ गई हमारी पूरी की पूरी। अब इसमें एक नतीजा क्या निकल कर आया, मैं जरा उसको आपको यहां पर बता दूं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। जरूरी क्या, देखो हमने कंडीशन 1 की बात करी, हमने कंडीशन 2 की बात करी और हमने कंडीशन 3 की बात करी। क्लियर, कंडीशन 1A 1B दोनों इसमें आ गई। पहली सिचुएशन कहती है, पहला केस कहता है, अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल पहली ही कंडीशन प्रूफ नहीं कर पाता, पहली ही कंडीशन प्रूफ नहीं कर पाता है, राइट, तो हम ना सेकंड कंडीशन देखेंगे ना थर्ड कंडीशन देखेंगे, क्योंकि ये तो एब्सेंट है ना, ये तो एब्सेंट है, पहली कंडीशन पे एब्सेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये एनआर हो गया। ये क्या हो गया, ये नॉन रेजिडेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये नॉन रेजिडेंट हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये कहती है कि मान लो वो प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट था, उसने पहली कंडीशन प्रूफ करी, ठीक है, हमने फिर उसकी सेकंड और थर्ड कंडीशन प्रूफ करी, उसने सेकंड भी प्रूफ करी, उसने थर्ड भी प्रूफ करी। दोस्तों ऐसे इंसान को बोला जाएगा रेगुलर आने वाला, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसको कहा जाएगा। लेकिन इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, इसके बाद एक 3 केस की सिचुएशन याद रखिएगा कि पहली कंडीशन तो प्रूफ कर ली है, पहली कंडीशन तो प्रूफ कर ली है, लेकिन सेकंड कर ली, थर्ड नहीं करी, या सेकंड नहीं करी थर्ड कर ली, या ये दोनों ही नहीं करी, मतलब एटलीस्ट एक रह जाती है, एटलीस्ट एक रह जाती है। तो याद करिएगा इन तीनों केस में NOR कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा कि जो इंडिविजुअल है वो NOR होगा, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ये टेबल आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। हालांकि ये तो अब याद ही हो जानी चाहिए भाई। पहले तो हमने बोला एब्सेंट, तो एब्सेंट वाला कौन, NR, तू तो भाग जाए यहां से, टाटा बाय बाय। अब जो प्रेजेंट है जरा उनकी बात करते हैं। अगर प्रेजेंट सेकंड भी प्रूफ कर रहा है, थर्ड भी प्रूफ कर रहा है, तो ये बच्चा रेगुलरली आता है, ये यही मिल जाता है हमें घूमते हुए, ये ऑर्डिनरी होगा। लेकिन ये अगर मान लो सेकंड कंडीशन प्रूफ नहीं कर पाता, या थर्ड नहीं कर पाता, या दोनों नहीं कर पाता, तो इस सिचुएशन में इसको NOR बोला जाएगा, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसको हम नाम देंगे। क्लियर दोस्तों, यहां पर ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये टेबल क्लियर होनी चाहिए। सो द थिंग इज, द कंक्लूजन इज हमने यहां पे ये समझा कि जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज फॉर R या NR, जो बेसिक है, जो कौन सी हमारी बेसिक कंडीशन थी, उससे हमें यह पता चलेगा कि ये R है या NR है। लेकिन उसके बाद जो एडिशनल कंडीशंस हमने डाली हैं, जो 2 है और 3 है, वो सिर्फ रेजिडेंट के केस में देखी जाती है, और उससे हम ये पता लगाते हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। सिर्फ ये चीज हम पता लगाते हैं। गॉट इट, क्लियर। आइए अब इसको जरा लॉ की लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। जो पॉइंट है यहाँ पे लॉ में, थोड़ा सा मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी रिवर्स हो गई है, जो हमारे सेक्शन में कही गई है, जो हमारे सेक्शन में कही गई है वो क्या है। इफ, हाँ पूरा पढ़ लेता हूँ। ओनली इंडिविजुअल एंड HUF कैन बी रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टारगेट करके लिख रहा है। HUF भी इसने यहां पर बोला, लेकिन HUF को भी साइड रखना, वो प्रॉपरली हम पढ़ेंगे अलग से। ऑल अदर क्लास ऑफ असेसी कैन बी इधर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, जो बाद में पढ़ेंगे ना अपने, हम कंपनी पढ़ेंगे, फर्म पढ़ेंगे, आपका AOP वगैरह, उसमें सिर्फ या तो रेजिडेंट होता है या आपका नॉन रेजिडेंट होता है। अ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, रेजिडेंट पर्सन, इज वन हु सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, हु सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, जो सिर्फ एक ही कंडीशन प्रूफ करेगा। ये बनाया ना टेबल, या तो ये प्रूफ करे या दोनों ही ना प्रूफ करे। अगर दोनों कंडीशन प्रूफ कर देगा तो वो OR बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, ओह सॉरी माफ कीजिएगा,
क्या कहता है, ध्यान देंगे। वो कह रहे हैं इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेजिडेंट, मैंने रेजिडेंट बोला था, ये नॉन रेजिडेंट बोल रहा है, यानी कि इन इंडिया एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। ये क्या कह रहा है, नॉन रेजिडेंट 9 साल के लिए, तो मैंने भी तो यही कहा था ना कि रेजिडेंट 1 साल के लिए, अगर एक ही बार प्रूफ करेगा तो नॉन रेजिडेंट होगा, और मैंने यहां पे 2 लिखा था, 2 होते ही वो क्या बन जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो लैंग्वेज सेम है, बस यहां पे ट्विस्ट करके लिखा गया है, मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया है। इन सच इंडिविजुअल, इफ सच इंडिविजुअल हैज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन इंडिया 729 और लेस, ये रिवर्स उल्टा बोल रहा है ना, मैंने इसका अपर बता दिया 730 डेज और मोर। ओके, तो केसेस आप वो याद रखिएगा, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, केसेस वही है, दोनों प्रूफ हो गए तो हमारा ओआर, नहीं तो एनओआर। क्लियर? यस, ओके। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण चीज जो अमेंडमेंट का पार्ट बना, जो हिस्सा हमारा जुड़ा इसमें, वो क्या जुड़ा, पहले फोर्थ पॉइंट, पहले हमारा फोर्थ पॉइंट, ओके, फोर्थ पॉइंट ये वाला, ये लाइन ये पीछे वाली आ रही है, यहां से पढ़ेंगे। इफ सच इंडिविजुअल, ठीक है, और वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है, और वर्ड है, एंड नहीं है। इफ सच, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हु डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 61A, सर अभी तो पढ़ा था कुछ DR, 61 में बेसिक कंडीशन थी, बस एक कानून ऐड हो गया तो ए भी आ गया उसके साथ। जो डीम्ड रेजिडेंट बताया था ना कि इंडियन सिटीजन है, 15 लाख कमा रहा है, और तू पूरी दुनिया में और कहीं पर टैक्स नहीं दे रहा, भैया हमें दे देना यार, हमें तो टैक्स दे दे। वो इंडियन इनकम वाला जो बताया था, फॉरेन सोर्सेज के अलावा वाली इनकम हमें दे दे, इसमें तो डेज भी नहीं देखने। तो याद रखिएगा, अगर कोई डीम्ड रेजिडेंट है, जिसको रेजिडेंट बनाया गया है बिना दिन के हिसाब पे, सिर्फ ये देख करके कहीं और टैक्स नहीं दे रहा, तो वो हमेशा NOR होता है, वो हमेशा NOR होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो कि थर्ड पॉइंट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये वाली कैटेगरी कहां गई, 120 दिन वाली, 15 लाख वाली, 120 दिन वाली, जो वो इंसान थे ना आपके, जो स्पेशल देखे थे, जो POI वाले थे, वो 15 लाख वाले, हाँ जी 15 लाख वाले, 15 लाख वाले जिस केस में हमने 120 दिन देखा था, वो भी याद रखिएगा, वो भी NOR ही कहे जाएंगे, क्लियर? क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने उनको एक पर्टिकुलर लिमिट में एज्यूम करवाया है। और याद रखिएगा, यहां पर ये चीज लिखी गई है, ये आगे लिखी गई है, इस वाली लाइन में आगे आ रहा है कि बट लेस देन 182 डेज, बट लेस देन 182, बस सीधी ना भी लिखा तो भी हमें समझ आ जाता, क्योंकि अगर इस साल ये 182 दिन से ज्यादा हो जाता तो फिर वो रेजिडेंट ही बन जाता सीधा, क्लियर? तो उसमें नहीं फंसाएंगे हम उसको, ठीक है? अगर 120 दिन से ज्यादा है, वही 15 लाख वाले 120 दिन से ज्यादा है, लेकिन 182 दिन से कम है, सीधा, तो इनको हम बोल देंगे कि ये NOR ही होंगे। इनके लिए कंडीशन 2 और कंडीशन 3 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि एक तो डीम्ड रेजिडेंट DR वाले जो कहीं टैक्स ना दे रहे, हमें दे दो, और जो हमने 15 लाख वाले थे, 15 लाख वाले, इन केस में कंडीशन 2 और कंडीशन 3 नहीं देखी जाएगी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएंगे, आपके NOR हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने देखा था, पहले भी हमने इनको डेज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया था। हाँ, 15 लाख में ये याद रखना कि अगर 182 डेज है, अगर 182 डेज से ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको OR मान लिया जाएगा। तो फिर उसके लिए हम आगे OR नहीं मानेंगे, फिर उसके लिए हम आगे जो कंडीशन है वो देखेंगे 2 और 3।
राइट। लेकिन अगर 15 लाख वाले हैं, 182 दिन से कम है, तो उनको एनओआर घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। आओ डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर करा जाए इसका, क्वेश्चन के बिना तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। अरे भाई इधर आ जा, हाँ अभी ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आई होप आपको नजर आ रहा है, पढ़ते हैं। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 2021 हु स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग वेरियस फाइनेंशियल ईयर एज अंडर। ये आपको यहां पे डिटेल दे दी गई, नंबर ऑफ डेज जो है इनके कैलकुलेट करके दे दिए गए। अब मिस्टर ए, ध्यान देंगे जरा, मिस्टर ए के लिए ना तो ये बताया कि इनका प्रीवियस ईयर क्या है, तो सॉरी ये पीओआई है या नहीं है, कितना कमाया है कितना नहीं कमाया, तो वो सब नहीं बताया। तो सिंपल तरीके से चलेंगे इनके लिए, सिंपल तरीके से चलेंगे हम, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। मैंने यहां पर ही कॉलम बना लिया, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, कॉलम बनाएंगे प्रीवियस ईयर डेज और अपनी कंडीशन, कंडीशन 1A और कंडीशन 1B। पहले ये चेक करेंगे, पहले ये चेक करेंगे, कंडीशन 1A और कंडीशन 1B। अब कंडीशन 1A अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर ये 100 डेज रह रहे हैं, ये 100 डेज रह रहे हैं। तो कंडीशन 1A तो प्रूफ नहीं होती, कंडीशन 1A तो प्रूफ नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट की इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंडियन सिटीजन ऑन इंडियनशिप इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इनको 1B में फंसाएंगे, 1B में फंसाएंगे। 1B क्या कहता है कि पिछले साल ये 100 दिन है प्लस पिछले 4 साल में, यहां तक सॉरी माफ कीजिएगा, पिछले 4 सालों में, पिछले 4 इयर्स में अगर मैं इनके डेज काउंट करूं तो 200 और उसके बाद 90 90 90 270 470 और 3 473 डेज आ रहे हैं, 473 डेज आ रहे हैं। तो सीधी सी बात यहां पर निकल कर आ गई, सीधी सी बात यहां पर निकल कर आ गई कि 1A तो प्रूफ नहीं हुई थी, 1A तो प्रूफ नहीं हुई थी, लेकिन 1B प्रूफ हो गई है, 1B प्रूफ हो गई है। मुझे दोनों में से कोई एक ही तो चाहिए होता था, दोनों में से कोई एक ही तो चाहिए होता था। तो ये क्या बन गए, ये रेजिडेंट बन गए सर। कंडीशन 1 प्रूफ हो गई, ये रेजिडेंट बन गए, प्रेजेंट हो गए। अब जरा चेक करो आगे, कंडीशन 2 चेक करो और कंडीशन 3 चेक करो। जब भी कंडीशन 2 और कंडीशन 3 चेक करेंगे ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले 3 करना, पहले 3 करना, क्योंकि वो सिंपल पड़ती है, नंबर ऑफ पिछले 7 सालों के डेज बस कैलकुलेट करने होते हैं। तो पहले में डैश आ गया, पिछले 7 साल, ठीक है। 200 ऊपर से स्टार्ट करना है, 200 प्लस 91 प्लस 90 प्लस 92 4 हो गए, प्लस 89 और प्लस 87 6 और उसके बाद 82 प्लस 82, तो ये हो रहा है 731, एग्जैक्टली 731 डेज आ रहे हैं दोस्तों। तो पिछले 7 इयर्स में ये बाल बचा है, 730 बाल बचा है नहीं, गवर्नमेंट को फायदा हो गया, बचा तो है ही नहीं, 731 डेज। ओके, अब क्योंकि कंडीशन 3 भी प्रूफ हो गई है, आओ 2 भी देखें। ध्यान दो, अभी तक कंक्लूजन क्या है, 1A प्रूफ हो चुकी है, 3 प्रूफ हो चुकी है, अगर 2 भी प्रूफ हो गई तो ये OR बनेगा, अगर ये 2 प्रूफ नहीं कर पाया तो NOR बनेगा। ओके, अब कंडीशन 2 चेक करेंगे हम। कंडीशन 2 में पिछले साल ही ये 200 दिन इंडिया में था, ठीक है, 19-20 में ये 200 दिन इंडिया में था, तो यकीनन ये 19-20 में इंडिया का R रहा होगा, रेजिडेंट रहा होगा। तो एक तो मुझे मिल गया, एक तो मुझे मिल गया ना। अब जरा उसके पिछले साल चलो, पिछले साल मुझे कहीं पर भी 182 डेज का दायरा नहीं नजर आ रहा, तो जरा इसको फंसाओ, 1B में फंसाओ। तो यहां पर ये 60 डेज आ रहा है, 60 डेज से ज्यादा है, और इसके पिछले 4 साल, उसके पिछले 4 साल जरा जोड़ो, 90 प्लस 92 प्लस 89 प्लस 87, इट कम्स टू 358। तो इस साल तो ये NR रहा होगा, ये इस साल NR रहा होगा। नहीं, मुझे नहीं मिला,
मुझे नहीं मिला, मेरा यहां पर जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ गवर्नमेंट का। चलो अगले साल में देखो, उससे अगले ईयर में देखो, उससे अगले ईयर में आ रहा है 90 डेज, 90 डेज, ठीक है, तो 60 डेज से ऊपर है, 60 डेज से ऊपर है। लेकिन उसके पिछले 4 साल अगर आप जोड़ोगे तो 365 नहीं आ रहा, 365 नहीं आ रहा। यहां पर भी वो एनआर ही रहा, यहां पर भी वो एनआर ही रहा। आओ आगे मिशन को बढ़ाएं, आगे मिशन को बढ़ाएं। अगले साल जब गया 92, 92, लेकिन पिछले 4 सालों में नहीं बन रहा 365, 89, 60 से ज्यादा है, पिछले 4 सालों में नहीं बन रहा 365। तो कहीं पर भी ये पिछले 4 साल, 60 डेज तो प्रूफ कर रहा है, लेकिन पिछले 4 साल का 365 प्रूफ नहीं कर रहा। दोस्तों हर वर्ष, हर साल ये एनआर ही था, ये एनआर ही था, ये एनआर ही था, एनआर ही था। और मुझे तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ ये 1 आउट ऑफ 10 प्रूफ कर पाया है, ये सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 प्रूफ कर पाया है। सो व्हाट वी हैव, इट प्रूव्ड फर्स्ट बट सेकंड और थर्ड, सॉरी थर्ड प्रूफ, सेकंड प्रूफ नहीं हो रही, थर्ड प्रूफ हो रही है, थर्ड प्रूफ हो रही है। और ये स्टेटस क्या होता है, ये स्टेटस सर होता है NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, आंसर किस तरह से लिखना है दोस्तों, मैं वो आपको बता देता हूं कि मिस्टर ए सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन कौन सी करी थी, 1B करी थी, 1B, बेसिक कंडीशन 1B। सो ही इज रेजिडेंट, सो ही इज रेजिडेंट। क्लियर, इस तरह से लिखेंगे। आगे आगे, यस एग्जैक्टली, बट he did not satisfy additional condition कौन सी वाली, 2, एडिशनल कंडीशन 2 as per section 6 subsection 6। so he is non ordinary resident, he is non-ordinary resident। so I hope you got the calculations। ठीक है, अभी और क्वेश्चन इसके करेंगे अगली क्लासेस में। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करेंगे और इसके आंसर भेजेंगे। गिवन नंबर पे आपके पास नंबर अवेलेबल है, फिर देखते हैं कितने सही करते हैं, कितने गलत करते हैं। एंड यस, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कितने दिन इंडिया में आया, कितने दिन इंडिया से गया, ये हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट दैट कंटेंट। मेन कंटेंट हमारा देखा जाए तो वो पहले से जैसा था वही था, बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, कुछ 2-3 पॉइंट हमारे नए ऐड हुए हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।